Good morning, everyone. This is the first class for geography optional, and the unit we are picking is climatology. As we have discussed earlier in the previous lecture, we will be starting with climatology. And before directly dwelling into the unit, हम देख लेते हैं कि क्या कमीशन ने इसके सिलेबस को प्रपोज किया है। क्लाइमेटोलॉजी के कौन कौन से एरियाज हैं जो हमने कवर करने हैं और किस तरह से किताबों को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेंगे। क्योंकि देखो, जैसा कि मैं आपको बोल भी रहा हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से पिछले 2 साल में सिलेक्शंस नहीं हैं, तो वो ना होने के पीछे जो कारण है उनको एनालाइज करना बहुत आवश्यक है कि क्या ऑप्शनल बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, या ऑप्शनल में जानबूझ के कमीशन मार्क्स नहीं दे रहा, या बच्चे इसको नहीं लिख पा रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब मैंने एनालाइज किया और मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में कि ज्योग्राफी ऑप्शनल ने अपने स्तर को बढ़ाया है, उस चेंजिंग स्तर को देखते हुए बच्चों ने अपने लेवल को नहीं बढ़ाया। और क्योंकि मैं आपको बोल भी रहा हूं कि मेरी टेस्ट सीरीज में इतने सारे स्टूडेंट हैं और जब मैं उनके पेपर को चेक करता हूं तो दे आर जस्ट राइटिंग एनसीईआरटीज। अगर आप ऑप्शनल में एनसीईआरटीज लिखोगे तो मीन्स कि आपकी ऑप्शनल की पकड़ थोड़ी कमजोर है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज वेरी स्ट्रेट थिंग, बी इट ज्योग्राफी ऑप्शनल, बी इट एनी अदर ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल का मतलब है कि उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ और गहराई दोनों ही होनी चाहिए। ऑलराइट, तो इसी चीज को देखते हुए एक बार हम क्विकली सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि आपने जीएस में ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ा है और जिन लोगों ने फुल कोर्स में एनरोल नहीं किया तो उनको मैंने ज्योग्राफी जीएस का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया है ताकि आपका एक बेस बन जाए। क्योंकि हम ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ते हैं, ताकि जब आप ऑप्शनल में जाओगे तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको जीएस वाली ज्योग्राफी आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आप जिन इंटरलिंकिंग की अब मैं बात करूंगा उनको समझ पाओगे। उसका आज एक उदाहरण हम पिक भी करेंगे क्लास के अंदर। तो चलिए, जो कमीशन ने सिलेबस मेंशन किया, अगर हम क्लाइमेटोलॉजी जब हमने जीएस में किया तो आपको पता है हमने सबसे पहले किया कि भाई एटमॉस्फेयर को पढ़ा, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को पढ़ा, एटमॉस्फेयर से होने वाली कितनी सारी समस्याएं। अब मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, देखो कि हम ज्योग्राफी को जब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स जोड़ते हैं, और आपके यूनिट नंबर 4 में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी दिया है। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आपको पता है क्लाइमेटोलॉजी से मेजरली डिराइव होगा। एनवायरमेंट का मतलब शायद मरीन पॉल्यूशन भी हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकता है, लेकिन मेजरली एनवायरमेंट के साथ पॉल्यूशन रिलेटेड है। तो एनवायरमेंट के कंसर्न्स जैसे, अब ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल दो सिलेबस में दे हैव नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन दीज टर्म्स, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं शब्द बोलता हूँ, ये तो सिलेबस में लिखा भी हुआ है, क्लाइमेट चेंज। तो आप ज्योग्राफी के अंदर जब भी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। फिर आप पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा भी है कि हिंदुस्तान या वर्ल्ड लेवल पे पॉल्यूशन बढ़ भी रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार हमारा डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे। तो ये पॉल्यूशन एक समस्या है जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है। फिर आपको पता है कि हम जिन नदर्न लैटिट्यूड्स में बैठे हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन, सर्दियों में खासतौर पर जैसे चंडीगढ़ में हम लोग हैं या दिल्ली वाली बेल्ट में है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन है। सर्दियों में यहाँ पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाता है कि आप देखोगे कि सर्दियों के अंदर क्योंकि एक लिड क्रिएट हो जाती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से चल रही होती है, तो वो नीचे से एयर को ऊपर की तरफ माइग्रेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से ट्रैप हो जाता है सारा पॉल्यूशन। और उसी की वजह से जो हमारा दिल्ली का स्मॉग है या अर्बन स्मॉग जिसको हम बोलते हैं, वो इस टाइम पर स्टेबल बर्निंग भी होती है और वो ऊपर जा भी नहीं पाता। तो उसी की वजह से यहीं पे ही पॉल्यूशन घूमता रहता है। तो स्मॉग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो सारे एनवायरमेंटल कंसर्न है, ओजोन का डिप्लीट होना, ओजोन डिप्लीशन एक एनवायरमेंटल कंसर्न है। तो ये सारे मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न हैं जो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आते हैं। तो मेरे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो आप इन सारे एरियाज को लिख लीजिए कि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। एनवायरमेंट ज्योग्राफी में इसी के साथ कनेक्ट करते हुए चलूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, विद एनवायरमेंट ज्योग्राफी में अगर डिफॉरेस्टेशन है तो वो यहीं पे हम इसी के साथ पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि बाद में फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स भी हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ना है, वो भी हम यहीं पे कर लेंगे कि फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, फिर डिफॉरेस्टेशन कनेक्ट करेंगे। तो ऑप्शनल में क्योंकि अगर 3-4 जगह टॉपिक स्कैटर्ड दिया भी हुआ है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम कनेक्टेड वे में उसको पढ़ेंगे। तो यहीं पे ही ऑप्शनल की ग्रिप आपको दिखाई देती है। ऑलराइट, तो ये सारे एरियाज को आप लिख लीजिए। इसी के साथ एनवायरमेंटल कंसर्न में आप, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन भी इसी के साथ अटैच कर दीजिए। बाद में हम इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन भी हम इसी चैप्टर के लास्ट में ये सारे एरियाज में आपको करवाऊंगा विद नोट्स, ताकि आपका जीएस भी अच्छे से कवर हो पाए। और क्योंकि आपको पता है एसए के अंदर
एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर एक ऐसे अवश्य आता है, तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज को भी आपके एड्रेस करेगा। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग करेंगे तो हम UNFCCC के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन है तो इंडिया की पॉलिसीज भी पढ़ेंगे, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री है एज अ पॉलिसी। तो ये सारे जो पॉलिसीज हैं इंडिया की वो इन्हीं के साथ कनेक्ट। अगर ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे तो वेना कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, हम किगाली एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने हॉलिस्टिकली चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आपसे आशा करता हूँ कि जब आप मेसन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कुछ हद तक आपके एनवायरनमेंट भी क्लियर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर बेसिक पता होगा तो शायद ज़्यादा समझ आएगा, बस इतना सा फर्क है। ऑलराइट, तो चलिए, तो ये बेसिक चीज़ें भी हम इसी क्लाइमेटोलॉजी के साथ इंटर रिलेट करेंगे। अच्छा, जब हम क्लाइमेटोलॉजी आपने जीएस में मेरे साथ पढ़ा तो आपको पता है सबसे पहले जो अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हम पढ़ते हैं, फिर हम हीट बजट पढ़ते हैं, फिर हम प्रेशर के सिस्टम्स को समझते हैं, फिर उसी की वजह से डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड है अलग अलग लैटिट्यूड में, जिसके कारण प्रेशर से प्रेशर बेल्ट इंड्यूस होती है, प्रेशर बेल्ट से विंड सर्कुलेशन सिस्टम इंड्यूस होता है प्राइमरी, उसी के अंदर सेकेंडरी होता है। अब ये जो टॉपिक मैंने अभी तक बोले ये आपके ऑप्शनल के सिलेबस में मिसिंग है, यूपीएससी में ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो लेकिन कमीशन ने थोड़ी सी यहाँ गलती करी कि कनेक्टेड वे में सिलेबस को नहीं दिया। बहरहाल क्योंकि अब नहीं दिया तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कमीशन ने अच्छा किया है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने सवाल भी नहीं पूछा, तो इससे आपको ये दुविधा नहीं हुई या दिया भी नहीं है, पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो आप इस तरह से डिलेमा में नहीं है। तो आपको पता है सिलेबस में भी नहीं दिया, कमीशन जो है पूछ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब इसको तैयार करके नहीं जाना। लेकिन आगे के टॉपिक तक पहुंचने के लिए, सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम तक पहुंचने के लिए, या आपके उसके बाद ह्यूमिडिटी वाले एरियाज है, कंडेंसेशन है ना, प्रेसिपिटेशन वाले एरियाज है, क्लाउड फॉर्मेशन है, तो ये क्या पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, अब ये इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं। तो हम इन सभी ही एरियाज को पढ़ेंगे जो इनिशियली जो आपके कमीशन में नहीं दिए हुए, ताकि आप आगे के एरियाज को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जो एरियाज नहीं दिए हुए, सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम से पहले वाले एरियाज, उनको एक बार मैं ब्रशअप करवा लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जीएस पढ़े आपको समय भी हो गया होगा, तो एक बार वो ब्रशअप हो जाएंगे। फिर कल से हम जो एग्जैक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है मैं केवल उन्हीं के ऊपर बातें करूंगा। ऑलराइट, तो लेकिन एक बार सिलेबस को देख भी लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेकिन उसके बाद हम प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं। यहां पे जो उन्होंने दिया है, अगर आप देखेंगे, आपने मेसन जीएस पढ़ा ही हुआ है, इन्होंने सीधा सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम दे दिया है। इसके आगे आप ऐसे लिख भी सकते हैं, आपने इनके प्रिंट आउट निकालने हैं और लिख लेना है, इसके साथ हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे। तो सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम को हमने पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, एयर मासेस फ्रंट्स, आपने मेसन जीएस में पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्तर बढ़ाएंगे, हम ऑप्शनल लेवल पे ले जाएंगे। जब हमने जीएस में फ्रंट पढ़ा था तो हमने फ्रंट की मल्टीपल कंडीशंस नहीं पढ़ी थी, हमने सिंपल पढ़ा भाई एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के फ्रंट, हम स्टेशनरी फ्रंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे, हम ऑक्लूडेड फ्रंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रंट बन भी जाए यहाँ तक भी कैसे पहुंचेंगे इस चीज को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिटेलिंग है। इसके साथ साथ अब आपको पता है कि एयर मासेस फ्रंट बनते ही बन जाएगा आपका टेम्परेट साइक्लोन, तो इसको भी पढ़ना है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने आप में सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम है, इसको भी पढ़ेंगे, और इसके साथ हिंदुस्तान को कनेक्ट भी करते हुए चलेंगे, तो हम हॉलिस्टिकली इसको पढ़ेंगे। फिर टॉर्नेडोज हमने जीएस में नहीं पढ़ा था, टॉर्नेडोज है, वाटर स्प्राउट्स है, इनको भी पढ़ेंगे। फिर थंडरस्टॉर्म अपने आप में कॉन्सेप्ट है, अब इन्होंने इसके साथ थंडरस्टॉर्म भी लिख दिया है, तो इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब जब आपके टॉर्नेडोज आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, तो थंडरस्टॉर्म भी आते हैं। थंडरस्टॉर्म आपके अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में जब आपके मॉनसून्स आते हैं या हिमाचल के अंदर क्लाउड बर्स्ट होता है, तो भी थंडरस्टॉर्म का इवेंट्स है। तो थंडरस्टॉर्म अपने आप में स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है, इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि कंडेंसेशन से रिलेटेड है। तो सिलेबस जो है कमीशन ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम अपने लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो मैं स्ट्रक्चर्ड वे में चलूंगा, ताकि आपकी एक लय बन पाए। अगर वो लय मिस हो गई तो आपको सारे टॉपिक के बीच में कनेक्शंस नहीं समझ आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा किस सिरे से स्टार्ट करें, किस सिरे पे अंत करें। 99% ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट इस चीज में स्ट्रगल करते हैं, उन्हें ज्योग्राफी के अंदर की ये अंडरलाइन जो थीम है वो नहीं पता चल पाती, तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को पिरोया नहीं जा पाता, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को पिरोया जाने का मतलब समझिए उसकी लय अगर नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, सीक्वेंस नहीं समझेंगे, रिवीजन में दिक्कत होगी।
आंसर राइटिंग करेंगे वहां कनेक्शन, ऑर्गेनिक जो लिंकिंग है अलग अलग टॉपिक की वो मिसिंग दिखाई देगी जब आप आंसर पढ़ेंगे, तो उनके बीच में एक समन्वय हो पाए, तो इस चीज की हम एक कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए जी। तो जब सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ लेंगे तो इसका मतलब उसके बाद फिर हमारा थर्ड आता है कि अब हम पढ़ेंगे कि इवोपरेशन, जैसे इवोपरेशन कैसे होती है। इवोपरेशन होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, है ना, नमी बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी तो आपको पता है कंडेंसेशन होगा। अब ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखी हुई बातें, ये अदरवाइज स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए था। तो ह्यूमिडिटी मीन्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की बातें करेंगे। तो कंडेंसेशन अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है। आपने हमेशा जीएस पढ़ा, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपका ड्यू फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन है, आपका क्लाउड फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन है, आपका फॉग भी कंडेंसेशन है। ठीक है, तो क्लाउड है तो क्लाउड अपने आप में आपको पता है कि डिटेल्ड है। हमने जीएस में उतना डिटेलिंग नहीं किया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। मेंस, जीएस मेंस के अंदर ज्योग्राफी फिजिकल पूछा नहीं जाता, प्रीलिम्स में उतना गहरा फिजिकल में उतरते नहीं है। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्लाउड इसके अंदर अब डिटेल में है, चाहे ल्यूक हॉवर्ड की क्लासिफिकेशन हो, चाहे WMO की क्लासिफिकेशन हो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन हो, तो हम क्लाउड को 20 नंबर के स्तर पे तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा गहरा उतार रहे हैं कि अगर कमीशन अपने लेवल को बढ़ाए और वो कंडेंसेशन में क्लाउड भी पूछ ले तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इन्होंने प्रेसिपिटेशन दे दिया, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हमने जीएस में भी पढ़ा था कि डिजलिंग भी है प्रेसिपिटेशन का टाइप, रेनफॉल भी है, स्लीट भी है, तो स्नोफॉल भी है। तो अलग अलग प्रेसिपिटेशन के टाइप हैं, जीएस में पढ़ा है। अब इसको ऑप्शनल लेवल पे पढ़ेंगे। फिर जब प्रेसिपिटेशन के टाइप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल आपने मेरे साथ जीएस में भी पढ़ा है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज अ कॉन्सेप्ट मैंने जीएस में बहुत ऊपर से, क्योंकि जीएस के लेवल पे उतनी ही आवश्यकता थी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज एन कॉन्सेप्ट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, विद डेटा पढ़ेंगे, त्रिवार्था के डेटा इसमें कोड करेंगे, स्टॉलर के डेटा कोड करेंगे। तो इस तरह से ज्योग्राफी ऑप्शनल की गहराई में उतरना शुरू हो जाएगी। ऊपर से बेस आपका तैयार मैंने कर रखा था, अब इसके ऊपर मैं बस डेप्थ को इंक्रीज करता जाऊंगा। जब एक बार आपको प्रेसिपिटेशन पूरी दुनिया की समझ आ गई, रेनफॉल समझ आ गई, तो आपने मेरे साथ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो आपको क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। ठीक है, हमने पता किया है कि भाई इक्वेटोरियल में ज़्यादा रेनफॉल है तो फॉरेस्ट है, तो वो क्लियर है। अब कोपन ने उसके लिए एक शब्दावली AF यूज किया है कि AM यूज किया है, बस इतना सा फर्क है। तो आपको कोपन की शब्दावली को अपनाना है, बेस आपका तैयार है। आपको पता है कि जो क्लाइमेट है पूरी दुनिया में किस प्रकार से उसको जो है डिटेल में डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो कोपन की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जब हम यूपीएससी पढ़ते हैं तो हम त्रिवार्था एंड थॉर्नवेट पढ़ते हैं, यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। छोटा है, कंसाइज है, आपने चीजें सुनी हुई हैं, घबराओगे नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं कमीशन ने सवाल किस तरह से पूछे। सन 2016 से ज्योग्राफी 2016 से कमीशन का जो तरीका है, पैटर्न है, वो बदल गया था। मेंस को लेकर 2 की जगह 1 ऑप्शनल हो गया, जीएस को विस्तार में पूछा जा रहा है। तो उसी तहत ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी स्तर 16 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ है। 16 से पुराने जो बच्चे हैं उन सब ने इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, कुछ एक सिलेक्टेड भी हैं, अभी भी प्रोसेस में है क्योंकि एसडीएम नहीं बन पाए। तो आप देखेंगे कि उस टाइम के और अब के ज्योग्राफी ऑप्शनल में जमीन आसमान का फर्क आ गया। फिजिकल ज्योग्राफी भी टफ हो गया, इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा टफ हो गया, सवाल बहुत टफ आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन देखिए। अब अच्छा देखो, एक चीज़ जो यहाँ पे मिस हुई कि यहाँ पे ये सारा जो प्रॉब्लम है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एक इशू है अर्बन हीट आइलैंड। ये एक सवाल यूपीएससी पूछ चुका था, कमीशन ने अगले ही साल अर्बन हीट आइलैंड पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो जनरली जब हमने ऑब्जर्व किया और यूपीएससी के साथ तालमेल देखा, चाहे जीएस प्रीलिम्स की बात हो, जीएस मेंस की बात हो या ऑप्शनल की हो, हिमाचल कमीशन कहीं ना कहीं यूपीएससी को कोशिश करता है कि उसी को उतार ले, है ना, तो उसको कॉपी करने की कोशिश रहती है। तो उसी कोशिश में हमने देखा कि ऑप्शनल में भी कमीशन इसी प्रकार का काम कर रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी वाला कॉपी पेस्ट हो रहा है। नॉट एग्जैक्टली द क्वेश्चन बट यस द थीम, कि अगर कोई थीम पूछी गई तो अगले साल आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो हमारे साथ तैयारी करने का बेनिफिट क्या है कि वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी और हम यूपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि किस तरह से कमीशन जो है चीजें पूछ भी सकता है, तो हम एंटिसिपेट भी कर सकते हैं। तो 2015 में अर्बन हीट आइलैंड पूछा गया था और 2016 में यहाँ पे पूछ लिया गया। तो दो टाइप से सवाल आते हैं। आपको पता है कि अगर आप पेपर देखेंगे तो 8 सवाल पूछे जाते हैं ऑप्शनल के पेपर में, 8 में से 5 ही आपको करने, तो आपके पास चॉइस रहती है। इसलिए ऑप्शनल में हर सवाल आप अपना बेस्ट करेंगे और उसके बाद भी अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है।
आउट ऑफ 8 क्वेश्चन एक होता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज कंपलसरी, कि आप चाहे बाकी क्वेश्चन में चॉइस कर लीजिए, पहला क्वेश्चन अवश्य करेंगे। जो पहला क्वेश्चन होता है उसके 4 भाग होते हैं, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, तो 20 into 5 इज 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो जो पहला क्वेश्चन के 4 भाग होंगे, 5 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन होता है, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से 5 नंबर में जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो पूछा गया था, कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ हीट आइलैंड। तो बहुत सिंपल सवाल है, ये 2 एरिया से कनेक्ट होता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम आपका एक टॉपिक है, ठीक है। आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर 3 एरियाज हैं, सेटलमेंट, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट में अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, तो अर्बन हीट आइलैंड वहां से भी कनेक्ट होता है, अर्बन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। दूसरा, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में अप्लाइड पार्ट भी है, जो हमने सारा देखा, अप्लाइड मीन्स कि क्लाइमेटोलॉजी के एनवायरमेंटल कंसर्न्स, वहां पे भी अर्बन हीट आइलैंड आता है। तो वहां से ये सवाल पूछा गया, जो अदरवाइज एक्सप्लिसिटली पेपर में मेंशन नहीं है। तो स्तर बड़ा है, रीड इन बिटवीन दी लाइन करना पड़ेगा, जो एज इट इज चीजें लिखी है वो नहीं पूछी गई, ठीक है। तो अर्बन हीट आइलैंड पूछा गया, इसलिए मैं जो स्मॉग है, ओजोन डिप्लीशन आपको करवा रहा हूं, और ये जो सारी एरियाज करवा रहा हूं जो नहीं लिखे हुए, वो इसी लाइन ऑफ थॉट में कि हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा। एयर मासेज एंड फ्रंट एज इट इज जैसा लिखा था एज इट इज उन्होंने पूछा है। हाउ कैन थंडरस्टॉर्म बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ टॉर्नेडो। देखो, अब आपको थंडरस्टॉर्म के बारे में पता होनी चाहिए, सारी बातें, टॉर्नेडो के बारे में पता होनी चाहिए, इसका विंड सर्कुलेशन सिस्टम पता होना चाहिए, इसके रीजन्स पता होने चाहिए, कहाँ पे ये आता है, यूएसए में आता है, और इसमें किस प्रकार से विंड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो ये सवाल सीधा आपके एज इट इज सिलेबस से पूछा गया। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन विद सुटेबल स्केच। सरल सवाल है। तो इस तरह से आप, कमीशन ने जो मैंने आपको बोला था कि जो सिलेबस में प्रपोज है वही पूछा गया, अदर देन अप्लाइड। ये जो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी ये एक्स्ट्रा है। ये 5 नंबर का सवाल है। 20 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। तो हर साल क्लाइमेटोलॉजी में एक ही सवाल पूछा गया, एक 5 नंबर में, एक 20 नंबर में। तो 25 नंबर की क्लाइमेटोलॉजी आती है, 25 नंबर की आपकी जियोमॉर्फ आएगी, 25 नंबर की आपकी ओशियानोग्राफी आएगी। तो आपने जब पेपर को अटेम्प्ट करना है, जो ये 5 कंपलसरी सवाल हैं, 5 में से पहला सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही जो आपको करना है। जो बाकी के 3 सवाल हैं, कोशिश करो एक जियोमॉर्फ, एक क्लाइमेटोलॉजी, एक ओशियानोग्राफी से ही करो, क्योंकि उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी से भी आएंगे। तो 7 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से एक सवाल आएगा। तो आप जैसे ऐसा नहीं कि क्लाइमेटोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग करके चले गए तो 2 सवाल कर लोगे, सवाल एक ही आएगा। तो हमें देखो, ये है कैलकुलेशंस। बहुत ज्यादा ज्योग्राफी आने से बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे आवश्यक नहीं है। मार्क्स आएंगे आपका कैसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, क्या आपकी इनसाइट है, और कितने आप इंटेलिजेंटली पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो हमने देखना है क्लाइमेटोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग करके जाना है, जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ओशियानोग्राफी स्ट्रॉन्ग करके जाना है। अगर मैं 3 एरिया स्ट्रॉन्ग कर लूं तो 3 सवाल तो मेरे पक्के सही है। फिर एक कंपलसरी क्वेश्चन में इन तीनों से एक सवाल आएगा, वो भी मैं कर लूंगा, बच गया एक सवाल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के किसी एक चैप्टर को जबरदस्त ढंग से तैयार कर जाओ, ताकि एक सवाल वहीं से करो। यह है स्मार्टनेस, ठीक है। लेकिन और अच्छी स्मार्टनेस क्या, ओवर स्मार्टनेस, कि इनके अलावा 2 एरियाज को भी ठीक से तैयार करके जाओ, कि अगर इनमें से कोई एक सवाल इतना टफ आ गया कि मैं उसमें हाथ भी नहीं डाल पाया तो मैं फंस जाऊंगा वहां जाके, ठीक है। तो हम फिर उन एरियाज पे डिपेंड करेंगे जो थोड़े उससे कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हमारे तैयार हैं। तो इस तरह से हमने रणनीति बनानी है। अभी बस आपने इनिशियल 2 महीने केवल फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को खत्म करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे। ऑलराइट, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर जहां हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे वहां पे मैं आपको एक बार समझा दूंगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। 20 नंबर के सवालों को देखिए, बिल्कुल आपके सिलेबस से। डिस्क्राइब द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एज गिवन बाय कोपन। बिल्कुल 20 नंबर का सवाल जो आपके सिलेबस में कोपन था वही पूछा गया। नेक्स्ट इज हाउ डी प्रोसेसेस ऑफ इवापोरेशन। अब मैं किसी भी समझदार बच्चे को ऐसे क्वेश्चन में हाथ डालने को कभी नहीं बोलूंगा, बहुत वेग क्वेश्चन है। हाउ द प्रोसेसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन कंट्रीब्यूट थ्रू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। प्योर फिजिक्स पूछी गई, प्योर फिजिक्स। आप क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार करके गए, एक एक टॉपिक तैयार करके गए, लेकिन इस प्रकार से सवाल आ गया। रेदर देन ऐसा सवाल पे हाथ डालना जिसमें से आउट ऑफ 20 आप बहुत अच्छा भी लिख लोगे तो आपको 6 नंबर 7 नंबर मिलेंगे, कभी मत टच करो, स्विच कर लो। उस दिन क्लाइमेटोलॉजी छोड़ दो, उस दिन चले जाओ, चलो आज पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, वो मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में आ रहा है रेदर देन क्लाइमेटोलॉजी। तो वहां पे स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो आप देखो, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन टू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एक्सप्लेन आंसर करेक्ट एंड रेलिवेंट, एक्सप्लेन योर आंसर करेक्ट विद रेलिवेंट डायग्राम। बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं हो सकता, प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं ये आपको कभी सुझाव नहीं दूंगा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं था,
लेकिन सवाल पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आपका इवोपरेशन कंडेंसेशन पूछा गया। तो ये हम जब सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो हम स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है टेम्परेचर इन्वर्जन या एंटी साइक्लोन का बनना। सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है लेकिन मेरे को पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरह से कमीशन कई बार रीड इन बिटवीन द लाइन भी चीजें पूछ रहा है। तो इसलिए हमें सारे एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर ऐसे सवाल आ गए, ऑल्दो ये सवाल तो ऐसा है कि हम पढ़ाते ही हैं क्लास में, लेकिन जो इससे पहले वाला सवाल था कि लेटेंट हीट और फिजिक्स के लेवल पे ज्योग्राफी को पढ़ाना, वो हम जनरली अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जनरली हम क्लासेस में नहीं करवाया होता। ऑलराइट, डिस्कस द कंडीशन अंडर द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर अकर। ये सिंपल सवाल है, ये हम करवाते ही हैं क्लासेस में। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अ रीजन? इंस्टेबिलिटी हमेशा थंडरस्टॉर्म लेकर आएगी, हमेशा साइक्लोन फॉर्मेशन लेकर आएगी, बारिशें लाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन लाएगी, जिसका हम विस्तार में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये सवाल आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में से आना था। तो अभी तक केवल एक सवाल है क्लाइमेटोलॉजी में पिछले 4 सालों में जो थोड़ा सा आउट ऑफ वे चला गया था। ऑलराइट, तो हमें हर टाइप के सवाल के लिए तैयार रहना है। अगले साल भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे डिपेंड करेंगे, इसलिए सारे एरियाज को स्ट्रांगली तैयार करना करके जाना बहुत आवश्यक है। ऑलराइट, चलिए जी, हमने जो किताबें पढ़नी है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो किताब पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, सविंद्र सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह, ग्रीन कलर की बुक है। किसी को कोई समस्या आती है बुक को ढूंढने में, ग्रीन ब्लू कलर के लोगो होते हैं, तो आप मेरे से टेलीग्राम के भी ऊपर भी पूछ सकते हैं और अपने जो है पोर्टल के भी ऊपर पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, क्योंकि वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई स्टूडेंट उसकी फोटोग्राफ शेयर कर देगा या तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपस में भी आप एक दूसरे का कम्युनिकेशन बना रहेगा और एक दूसरे को टेलीग्राम पे सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। तो आप लोगों के एक दूसरे की सपोर्ट की वजह से, पीयर टू पीयर लर्निंग की वजह से ही काफी आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगी और लर्निंग एक प्रोसेस जो है वो अपने आप में भारी नहीं लगेगा कभी भी। ऑलराइट, चलिए सिलेबस अब जो सविंदर सिंह का इंडेक्स है वो मैं दिखा देता हूँ। आपने जो टॉपिक पढ़ने, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन हमारे सिलेबस में मेंशन था, आपने देख लिया था। एयर मासेस हमारे सिलेबस में मेंशनड है। फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स के साथ इंस्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी वाले सारे एरियाज यहीं पे ही तैयार दिए हुए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट सारे नहीं पढ़ना, केवल कोपन पढ़ लेना है इसमें से। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो आपने पढ़ने, 4 चैप्टर सविंद्र सिंह से, चैप्टर नंबर 36 टू 39, ये आपके एज इट इज जो सिलेबस में दिया है उसके मुताबिक है। लेकिन इससे पहले के कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लाइमेटोलॉजी के हैं, जो आप कमीशन ने आपके सिलेबस में दिए नहीं है। पढ़ लेना स्पीड से, लेकिन इन पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पढ़ने में घुस ही जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेरे जीएस के लेक्चर दिए। आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो इन चारों टॉपिक पे एक ही लेक्चर में दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ये। ऑलराइट, आएगा नहीं इसमें से सवाल, लेकिन हमें एक बार क्विक रिवीजन के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए इसलिए आवश्यक है, उसी दृष्टिकोण से मैं आपको ये समझाऊंगा। ऑलराइट, तो एक बार इनको देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऊपर से एक बार स्पीड से पढ़ लेना। इंसोलेशन एंड हीट बजट स्पीड से पढ़ना। टेम्परेचर, ये पूरे वर्ल्ड का कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को ड्राइव करेंगे, क्योंकि आपको कनेक्शन समझ आएंगे तो आगे के टॉपिक समझने में कठिनाई नहीं होगी। एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सरल है, स्पीड से पढ़ लेना। वही अपने 3 सेल हैं, ट्राइसेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एयर है, वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि प्राइमरी सर्कुलेशन क्या है, तो ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, स्पीड से पढ़ के आज के लेक्चर के साथ ये 4 टॉपिक आपने पढ़ने हैं ताकि हम सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम पे जा पाए। ऑलराइट जी, एनसीईआरटी से आपको पता है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें से आप पढ़ेंगे क्लाइमेट, यूनिट नंबर 4, उसमें ये सारी चीजें दे रखी है। स्पीड से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो जी, अब एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं, क्विकली देखेंगे, जीएस में भी पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर में 2 चीजें हम पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा, वो आपको काफी क्लियर है। कॉम्पोजिशन में इसलिए टच कर रहा हूं क्योंकि यहां से आपका क्लाइमेट चेंज, अब वर्ड देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज प्लस आपका पॉल्यूशन यहीं से ही गवर्न है। टेम्परेचर इन्वर्जन से आपका स्मॉग चलता है, वो वहां मैं कनेक्ट करूंगा। ओजोन डिप्लीशन आपका एटमॉस्फेयर से ही चलता है, तो वो भी यहीं से हम कॉम्पोजिशन से देखेंगे। तो जब आप कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर देखते हैं तो आप एटमॉस्फेयर में 3 चीजें देखते हैं, गैसेस कितनी है, वाटर वेपर है या नहीं है, थर्ड है एरिसोल पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर, जिससे आपका बेसिकली पॉल्यूशन डिराइव होता है। ये आपके लिए पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैसेस की मात्रा ऊपर नीचे होने के कारण आपका बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, ये इसकी वजह से हो रहा है। तो
इसलिए मैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहा हूँ। वाटर वेपर ऊपर नीचे होने के कारण आपका क्लाउड बर्स्ट का इवेंट आएगा इन फ्यूचर। जो हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट होता है वो कहीं ना कहीं वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा या क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं आज के एरियाज को कवर कर रहा हूँ। तो अब ग्लोबल वार्मिंग को अगर देखेंगे, आपने एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को देखा है कि मुख्य तौर पे हमारी 3 गैसेज होती है कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस अन्य गैसेज आर्गन वगैरह हमारी गैसेज यहाँ पे होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड नेशन बोलता है अंडर द एम्बिट ऑफ यूएनएफसीसीसी कि हमारी 6 प्रकार की गैसेज है। जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ उसमें आइडेंटिफाई किया कि 6 प्रकार की गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर फ्लोरोफॉक्स SF6 है, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और इस तरह से जो हमारी 6 गैसेज है पर फ्लोरोकार्बन है, ये 6 गैसेज है हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से धीरे धीरे हमारा जो हीट बजट ऑफ द अर्थ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और हमारे जो एटमॉस्फेयर की क्षमता है हीट को ट्रैप करने की, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, वो क्षमता लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है वो ज़्यादा समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड है। क्योंकि वो ज़्यादा समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड हैं, अब वो बाहर जाने में, उनको आउटर स्पेस में जाने में थोड़ा सा समय लगता है। इस लैग की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो टेक्निकल लेवल में ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए, आगे मैं फिर से समझाऊंगा, टेक्निकल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए आपको कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लियर होना चाहिए, हीट बजट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस समझ आए। ऑलराइट, तो इसको फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। जैसे हमने जब हीट बजट ऑफ द अर्थ पढ़ा, तो यहां मैं कॉम्पोजिशन क्यों बढ़ा रहा हूं, ताकि मैं आपकी ऑर्गेनिक लिंकिंग डेवलप करना शुरू करता हूं। ठीक है, तो जब हमने हीट बजट लास्ट टाइम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सन से जब रेडिएशन अर्थ पे आती हैं तो रेडिएशन के 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक रेडिएशन 35% होती है जो एल्बिडो ऑफ द अर्थ होता है। एल्बिडो का मतलब है ये रेडिएशन डायरेक्टली वापस चली जाती है विदाउट गिविंग एनी हीटिंग इफेक्ट, या ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ द आइस एंड मल्टीपल फैक्टर्स। इसके अलावा 14% रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर संभाल के रख लेता है। 51% रेडिएशन एटमॉस्फेयर सीधा धरती को देता है। तो अर्थ इज गेटिंग 51 ऑफ द इंसोलेशन विच इज गेटिंग फ्रॉम द सन। आउट ऑफ दिस 51%, जब अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा अपनी हीट को रेडिएट करना स्टार्ट होती है, तो 3 प्रोसेसेस चलते हैं। एक प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मैंने आपको समझाया था, जब वाटर इवोपरेट होके लैंड से एयर में चला जाता है इन द फॉर्मेट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर, चला गया यहां से। जैसे ही ये जाता है तो अपने साथ धरती की कुछ हीट को लेके जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक मिट्टी के घड़े का, कि अर्दन पॉट के अंदर होता क्या है कि वो पानी को ठंडा रखता है, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट जो पानी को एवोपरेट करने के लिए चाहिए, उसकी फॉर्म को बदलने के लिए चाहिए, लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन। वो हीट जो है वाटर से निकाल के चला जाता है वाटर वेपर, जिसकी वजह से घड़े का पानी ठंडा रहता है। ऑलराइट, तो इस तरह से हीट लॉस होता है। तो जब ये पानी, ये जो हीट, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट चली गई एटमॉस्फेयर में, एक दिन एटमॉस्फेयर में उससे क्लाउड बन गए। जब क्लाउड बने उसके बाद फिर से दोबारा से हीट रेडिएट आउट हो गई एटमॉस्फेयर के अंदर, और उसने आसपास के वातावरण को गर्म किया। उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर जमीन से ऊपर को जो फाइनली हो गया है, इस हीट को बोला जाता है कंडेंसेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की फॉर्मेट में एटमॉस्फेयर में गया, तो इसको हम समझेंगे। तो इस तरह से 19% जो एनर्जी है वो ऐसे ट्रांसफर होती है अर्थ टू एटमॉस्फेयर। 9% एनर्जी ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन करंट के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे कन्वेक्शन करंट उठते रहते हैं। जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, मृग तृष्णा जिसको बोला जाता है, मिराज इफेक्ट। उसके द्वारा जो एयर है वो नीचे से हीट को लेके ऊपर की तरफ चली जाती है, जो आपने देखा था कि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा दिखता है, जो अभी मैं बताऊंगा भी। तो इस तरह से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। थर्ड होता है रेडिएशन के द्वारा। तो रेडिएशन में 17% स्पेस, आउटर स्पेस में डायरेक्टली चली जाती है, क्योंकि मैंने बताया था पार्टिकल के बीच में इंटरस्पेसिंग ज्यादा होती है, तो एनर्जी आउटर स्पेस में डायरेक्टली चली जाती है। 6% हमारी ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेती है। तो जो अब हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो 48% एनर्जी थी एटमॉस्फेयर के अंदर, 34% यहां से आई थी, 14% यहां से आई थी,
तो ये जो 48 यूनिट ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेयर में है, with the passage of time gradually this energy get transferred from atmosphere to the outer space with the passage of time. Let's assume this passage of time was 2 days, कि 2 दिन में ये सारी एनर्जी वापस चली जाती है, लेकिन because of excessive greenhouse gases in the atmosphere we could see this time lag has increased from 2 days to 2 days 1 hour. Let's assume कि अब जो गैसेज हैं वो ज्यादा समय तक एनर्जी को संभाल के रख रही हैं, ट्रैप कर रही हैं, और जब वो एनर्जी को दे रही है आउटर स्पेस में तो समय 2 दिन की बजाय 2 दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। इस 1 घंटा एक्स्ट्रा लगने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि आपके पास तो एनर्जी रही तो उसने इतनी देर आपके तापमान को बढ़ा के रखा। तो दिस इज द ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। टेक्निकल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग यही होता है और कुछ नहीं है, कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा का बढ़ना और आपके हीट बजट का डिस्टर्ब हो जाना, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरह से कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से हम ग्लोबल वार्मिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज देखो, अभी मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, जैसे आप कोयले को जलाओ तो उसमें से एक काला काला सा ऐश निकल के आता है, पार्टिकुलेट मैटर आता है। अगर आप व्हीकल को में ऑयल हाइड्रोकार्बन की बर्निंग करो, आप पेट्रोल या डीजल को जलाओ तो उसमें से भी कुछ निकल के आता है, इंडस्ट्री से निकलता रहता है। तो इस तरह से कई सारे पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड सब्सटेंसेस फ्लोट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, जो हमारी ह्यूमन की गलती से गए हैं। उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी, वो एल्बिडो को बढ़ा दे। अगर वो एल्बिडो को बढ़ा देंगे तो दोबारा से ठंड आ सकती है। ऑलराइट, तो ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, पॉल्यूशन की वजह से ये पार्टिकुलेट मैटर आपके लंग्स में भी जाएंगे, आपके सिस्टम के अंदर जाएंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे, वहां पे नुकसान कर सकते हैं। तो इसके दोनों इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। रेनफॉल के पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो मल्टीपल एस्पेक्ट हैं जिसपे ये काम करते हैं। तो पॉल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इन सब का जो बेस है, ये जो सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इन सबका बेस कहीं ना कहीं हमारा जो है एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, हम क्लाइमेटोलॉजी के एटमॉस्फेयर को ढंग से पढ़ेंगे, तो हम इन सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से हमने एटमॉस्फेयर को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना है। स्मॉग, इसी के आगे जब हम सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको स्मॉग के फीचर्स भी समझ में आएंगे। देखिए, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर में मैंने और आपको बताया था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ दिस एटमॉस्फेयर इज बाइंडेड विद द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। Since gravity is maximum at the surface, so we could see the density of the atmosphere is maximum at the surface, and this density will decrease gradually as we go up in the atmosphere. And this diagram exhibit the concept of gravity and its relation with the atmospheric density. कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सरफेस के पास मैक्सिमम है, ये इस डायग्राम से दिख रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस या अर्थ के साथ बंधे हुए। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है इनकी जो डेंसिटी है वो घट रही है, इनका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। इसकी वजह से अब एटमॉस्फेयर का भी आपने कॉम्पोजिशन पढ़ लिया, आपको पता है कि उसमें वाटर वेपर भी था, इसमें पार्टिकुलेट मैटर भी थे, और इसके अंदर गैसेस भी थी। तो जो वाटर वेपर अपने आप में ग्रीन हाउस गैस भी है, वाटर वेपर आपके कंडेंसेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो मीन्स जो मैक्सिमम गर्मी भी होगी वो अर्थ के बिल्कुल नजदीक में होगी, और जैसे जैसे अर्थ में आप ऊपर की तरफ को जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस विल डिक्रीज। Since the concentration of gases will decrease, the concentration of greenhouse gases or the water vapor will decrease. तो अर्थ में ऊपर जाते हुए पॉल्यूशन भी घटेगा, आपका वाटर वेपर भी घटेगा, और आपका ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस भी घटेगी, तो टेम्परेचर घटेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको पता है, बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि हमने जनरली ये माना है कि 6.4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर होता है, कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई को अगर आप जाओगे तो तकरीबन 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। इसका उदाहरण देने के लिए मैंने आपको चंडीगढ़ और शिमला में बताया था कि तकरीबन 2200 मीटर जो है शिमला की ऊंचाई है, तकरीबन 250 से 300 मीटर चंडीगढ़ की ऊंचाई है। तो इनके बीच में क्योंकि तकरीबन 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, उसी के अनुसार 12 से 13 डिग्री के टेम्परेचर के डिफरेंस हमेशा चंडीगढ़ और शिमला में रहता है।
आप सोच लीजिए माउंट एवरेस्ट में ऐसे डिफरेंस आएगा कि माउंट एवरेस्ट तो तकरीबन 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, इसलिए वहां पे हमेशा बर्फ होती है। इसलिए ऊंचे पहाड़ों में की चोटियों पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि एनवायरमेंटल लैप्स रेट के कारण वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो वहीं पे कंडेंसेशन हो जाएगी और क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड भी वहां पे आइस क्लाउड बनेंगे। ठीक है, जब हम क्लाउड की थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ डिटेल में काम करेंगे। तो इस तरह से हमने चीज़ों को समझना है कि एटमॉस्फेयर से फिर हम कॉम्पोजिशन, अभी भी कॉम्पोजिशन से हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट को समझ, तो इसलिए एटमॉस्फेयर को मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर से ही आपको एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एटमॉस्फेयर से ही आपको पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर से ही आपको क्लाइमेट चेंज समझने को मिलेगा। ऑलराइट जी, इसी को एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज इज मोर एट द सरफेस एंड एट द अपर सरफेस दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज विल डिक्रीज। इसी से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस कॉन्सेप्ट डिराइव्ड है कि क्योंकि अब आप देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर अर्थ इस तरह से एक कॉलम है जहां पे एटमॉस्फेयर की गैसेज यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर की गैसेज कम है, तो इस पूरे कॉलम का वजन जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, पॉइंट नंबर ए, एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर बी जो कि 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। अगर आप 4 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाओगे तो वहां पे जो प्रेशर आप फील करोगे, प्रेशर कैसे फील करोगे कि मेरे ऊपर अगर कोई वजन रखा हुआ है तो आपको प्रेशर फील होता है बेसिकली, कि अगर मैंने ये गिलास रख दिया अपने हाथ के ऊपर तो माई हैंड विल फील अ प्रेशर बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस ग्लास। तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर के कॉलम के वजन के कारण मेरे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। अगर मैं 10 किलोमीटर ऊपर चले जाऊं वो प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अभी हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर विल डिक्रीज एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, सिमिलरली प्रेशर विल डिक्रीज बिकॉज डेंसिटी गेट्स डिक्रीज। तो इसको आप लिख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विल डिक्रीज एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर। सिंस ग्रेविटी विल डिक्रीज इट्स डेंसिटी विल डिक्रीज, it means density of the atmosphere will decrease. Since density of the atmosphere will decrease, the air pressure will decrease in the upper altitude या in the upper atmosphere. सिंपल लाइन लिखिए, और ना कि केवल प्रेशर डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज हुई थी तो टेम्परेचर भी तो डिक्रीज हुआ। फ्लो चार्ट बना देता हूं मैं एक सिंपल सा, इन फ्लो चार्ट से ही आप चीजों को अब समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों को भूल जाइए, अपने दिमाग में डायग्राम्स रखिए, फ्लो चार्ट रखिए। एक जब आपका फाइनल पेपर होगा ना, आपकी एक छोटी सी कुंजी सी डायरी होगी जिसमें फ्लो चार्ट और छोटे छोटे डायग्राम बनेंगे, उनसे रिवाइज जिस दिन करना सीख जाओगे आप समझो आपको सारी चीजें चाहे जीएस हो या ऑप्शनल हो कंठस्थ हो जानी चाहिए। ऑलराइट, तो अब इसमें कैसे बनाएंगे कि हमारी ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है हाइट के साथ, इसकी वजह से हमारी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर गेट्स डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज तो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल डिक्रीज, साथ ही साथ डेंसिटी डिक्रीज तो प्रेशर भी डिक्रीज। तो ये आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अच्छा, अब इसमें ये डाउट मत पूछने लग जाना जो बचपन में पढ़ा है, जी सर प्रेशर जब जब घटता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमने तो ये पढ़ा था। इन दोनों में इस टाइम पे कोई कोरिलेशन नहीं है, डेंसिटी के कारण इन दोनों के रिलेशन को हम डिराइव कर रहे हैं। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो किसी कंटेक्स्ट में पढ़ा है, हमेशा कंटेक्स्ट को याद रखिए। ये गोल्डन रूल्स नहीं है, ये थंब रूल्स नहीं है कि जो बोल दिया कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिश्ता है, वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में बोला गया था। हम अभी डिफरेंट कंटेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए जी, तो ये वाला क्लियर। इस डायग्राम को, ये डायग्राम मल्टीपल, एक ही चीज के 3 डायग्राम दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई ना कोई डायग्राम तो आपके दिमाग में याद रह जाएगा। जिस दिन वो डायग्राम याद रह जाएगा, क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, हमें गाने याद रहते हैं, मूवी याद रहती है, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था, तो इसलिए हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा है। ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप विजुअलाइज करवा सकते। अगर आप मेरे को फिजिकल क्लास में बोलो, जैसे मेरे पीछे आप ये डायग्राम्स देख पा रहे हो, अगर मेरे को फिजिकल क्लास में बोलो यही चीजें डायग्राम बनाने में, तो मैं कभी भी इतने अच्छे डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि मैं अच्छे डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, आपको कभी भी विजुअलाइजेशन नहीं होगी। इसलिए फिजिकल कोचिंग की एक लेवल पे आके लिमिटेशंस है। ऑलराइट, सी through this diagram we are depicting there is a graph between the altitude and pressure। आप देखो कहीं आपसे सवाल पूछा गया और आपने ये इतना प्यारा सा ग्राफ बना दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा यार आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी जबरदस्त है कि आप बता रहे हो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड घट रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर जो है धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। और एनसीईआरटी ने एक खूबसूरत सा इस तरह से चार्ट बना दिया साइड पे, और कभी भी किसी ने गौर नहीं किया ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और इस चार्ट से कितनी बार प्रीलिम्स में सवाल आए हुए हैं कि आपका
1 किलोमीटर सी लेवल की ऊंचाई पे जो प्रेशर है वो तकरीबन 1 किलोग्राम, कि आपको समुद्री तल पे पूरे एटमॉस्फेयर के कॉलम का तकरीबन 1 किलो वजन फील होता है। और टेम्परेचर समुद्री तल के आसपास हमने एवरेज निकाला तो धरती का 15 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो आपका प्रेशर थोड़ा सा घट गया, तकरीबन 100 MB घट गया, 900 रह गया। और उसके बाद टेम्परेचर भी घट गया क्योंकि नॉर्मल लैब से 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिप हो गया। फिर आप 5 किलोमीटर ऊंचे गए तो आपका टेम्परेचर बहुत डिप हो गया और आप देखेंगे आपका प्रेशर भी डिप हो गया। तो एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट बनाया था कि एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, द ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग, द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर डिक्रीजिंग। आप देखिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जहां आपकी जेट स्ट्रीम्स चलती हैं वहां पे टेम्परेचर देखो जरा, -50 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर देखो 265 मिलीबार, कुछ भी नहीं है। तो मींस ऊंचाई के साथ आपका प्रेशर घट रहा है, ऊंचाई के साथ आपका टेम्परेचर घट रहा है, इस चीज को याद रख लीजिए। ऑलराइट, इससे हम आगे जब सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट डिराइव होंगे, इसीलिए मैं यहां नींव पे बार बार जोर दे रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं कल बातें करूंगा, जब मैं जेट स्ट्रीम की बातें कर रहा हूँ, मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ, तो मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी गड़बड़ हुए, आप मेरी बातों को उतने गहराई से नहीं ग्रैस्प कर पाओगे, मिस होने लगेंगी चीजें। ऑलराइट, देखिए जी, अब यहां तक एक कॉन्सेप्ट आज हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, तो एटमॉस्फेयर में हमने उसकी डेंसिटी, उसके कॉम्पोजिशन को पढ़ा, उससे डिराइव के 2-3 कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट, अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इससे मैंने प्रेशर बेल्ट समझाना है। अगर आपको प्रेशर बेल्ट समझ आएगा, आपको प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम समझ आएगा। अगर आपको प्राइमरी समझ आएगा तब जाके आपको सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम आएगा, जो हमने कल पढ़ना है। इस तक पहुंचने के लिए मेरे को यह समझाना बहुत जरूरी है। ये समझाने से पहले मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर समझाना बहुत जरूरी था। ऑलराइट, चलिए देखिए, अब एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम है, ये आपकी सविंद्र सिंह में भी दिया हुआ है, लेकिन वहां पर भी आपको समझ आ जाएगा, इससे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। जो आपकी सूर्य की रेडिएशन आ रही है, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। आप देखेंगे हम जो कहते हैं लैटिट्यूड में, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेंगे आपका टेम्परेचर घटेगा। दो चीज लिख लो, विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, लिख लो, विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड चले जाओ, टेम्परेचर घट रहा है, पोल्स आ रहे हैं, जमीन से ऊपर की तरफ चले जाओ, टेम्परेचर घट रहा है, क्योंकि डेंसिटी घट रही है, प्रेशर घट रहा है, वो अभी मैंने आपको दिखाया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज इज डिक्रीजिंग, ग्रीन हाउस गैसेज आर डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ऑलराइट, तो इस तहत आप देखो, क्योंकि अब इस वर्ड को बोला जाता है सिंस रेज आर ऑब्लीक और स्लांट, जो शब्द आपने सुना है, इन दी हायर लैटिट्यूड, देयरफॉर टेम्परेचर इन दी हायर लैटिट्यूड गेट्स डिक्रीज। इसके बाद पीछे की जो और कहानी आपके समुद्र में भी दी हुई है, क्योंकि इतने बड़े पार्ट में, इस सरफेस एरिया में 3 रेडिएशन गिर रही है, यहां इतने छोटे से एरिया में 3 रेडिएशन गिर रही है, तो आप देखोगे इफेक्टिवनेस इज डिक्रीजिंग। यही बात डिफाइन करती है आपकी सर्दियों की धूप को। सर्दियों में धूप तो आपको आती है, आप लेकिन धूप सेक लेते हो, गर्मियों में नहीं सेक पाते। क्यों? सर्दियों की जो धूप है वो स्लांट आ रही है। कैसे? सर्दियों के सूर्य को याद करो। इस डायग्राम को और डिटेल में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। धरती है, दिस इज इक्वेटर, वी आर हियर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उससे ऊपर ही है 30 डिग्री आपका हिमाचल है, 30 के आसपास आपका चंडीगढ़ है, तो 30 से 32 डिग्री में हिमाचल है। तो यहां पे सन उस टाइम पे होता है, सर्दियों के समय में होता है कैप्रिकॉन में। ये रहा सन, सन से आपके हिमाचल में अभी रेज आ रही है ऑब्लिक। गर्मियों के अंदर सन होता है यहां बिल्कुल आपके सामने, तो रेज आती हैं बिल्कुल स्ट्रेट। तो उसकी वजह से कि रेज स्ट्रेट आ रही है या रेज ऑब्लिक आ रही है, जिसकी वजह से आपकी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन और उसकी इफेक्टिवनेस में डिफरेंस आता है। तो इसीलिए सर्दियों की धूप में आप बैठ सकते हो, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस और गर्माहट उतनी नहीं होती। तो सिमिलरली हायर लैटिट्यूड में आपको सूरज की रोशनी तो दिख रही है, लेकिन तापमान फील नहीं हो रहा। तो दे आर नॉट एज इफेक्टिव इंफ्रारेड रेज, बस लाइट है, इंफ्रारेड रेज नहीं है। ऑलराइट, कि इन दोनों में गर्माहट उतनी फील नहीं होगी। इसलिए पोल्स के ऊपर बर्फ जमी होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी पहले तो 6 महीने आती नहीं है, बाकी के जो 6 महीने आती है उसमें भी उसकी उतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती। ऑलराइट, इस तरह से हम अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ को समझते हैं।
क्लियर ये कॉन्सेप्ट? तो अनइक्वल हीटिंग होगी अगर आपको पता है ज्यादा गर्मी जहां पे पड़ेगी, वहां पे सिंपल एग्जांपल जो हमने बबलिंग पॉट के एग्जांपल लिए थे, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चलेंगे। अगर कन्वेक्शन करंट चलेंगे तो मींस एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी। एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी तो सरफेस के ऊपर इन जगहों पर कहीं ना कहीं एयर की कमी हो जाएगी, जिसको हमने शब्द दिया है लो प्रेशर। और कहीं पे ठंड ज्यादा है वहां एयर नीचे बैठ जाएगी। क्योंकि एयर नीचे बैठ जाएगी तो वहां पे आपको फील होगा हाई प्रेशर। तो मींस जहां पे बहुत ठंड है वहां पे बनेगा हाई प्रेशर, जहां पे बहुत गर्मी है वहां पे बनेगा लो प्रेशर। और यही अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ डिफाइन करती हैं आपकी प्रेशर बेल्ट्स। हम चारों प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, हम केवल इक्वेटर और पोल्स की प्रेशर बेल्ट के बनने के कारण को समझ रहे हैं। तो देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट, आउट ऑफ 7 3 आर थर्मली इंड्यूस्ड। दीज आर 3 थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ हुआ। और इन प्रेशर बेल्ट की देन है कि आपकी प्लैनेटरी विंड चलना शुरू कर जाती है, जो कि आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, प्लैनेटरी विंड। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इस अनइक्वल हीटिंग को एक और डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य की रोशनी इक्वेटर पे या इक्वेटर के अराउंड, जिसको हमने सो कॉल्ड डोल्ड्रम ITCZ बोला, वहां पे सीधी आ रही है। और हाई लैटिट्यूड में ये जो ऑब्लिकनेस है, ये जो इसकी इफेक्टिवनेस है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज है, ये घट गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर घट गया। अनइक्वल हीटिंग, इन अनइक्वल हीटिंग की वजह से हमारे नॉर्थ और साउथ पोल में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गए और इक्वेटर पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हमारी प्रेशर बेल्ट इंड्यूस हो गई। एक बार हमारी प्रेशर बेल्ट इंड्यूस हो गई तो हमारा विंड सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आ गया। और आपको पता है हाई टू लो विंड ने बहना शुरू कर दिया इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर विंड। अभी हम ये ग्लोबल लेवल पे मान के चल रहे हैं, बीच वाली प्रेशर बेल्ट को नहीं कंसीडर करते। इस तरह से अनइक्वल हीटिंग हुई अर्थ की। एक और डायग्राम से इसको समझते हैं। अनइक्वल हीटिंग, अगेन दिस डायग्राम और दिस। अब इन डायग्राम से आपके दिमाग में अच्छी तरह ये छवि बैठ जाएगी किस तरह से अनइक्वल हीटिंग होती है ऑब्लिक सनरेज की वजह से और प्रेशर बेल्ट इंड्यूस होती है। एक बार आपकी प्रेशर बेल्ट इंड्यूस हो गई तो वी नो कि इस तरह से सिस्टम शेप में आ जाता है जो अभी मैंने बनाया, और आपके सेल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने ब्रॉड लेवल पे सेल्स बनाए हैं। अगर इन्हीं में हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट को भी डाल दें तो इन सेल्स को 3 भाग में तोड़ा जा सकता है हर हेमिस्फीयर के अंदर। यही 3 सेल नॉर्थ में बनेंगे, यही 3 सेल साउथ में भी बनेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं। हमारा विंड सर्कुलेशन प्लैनेटरी, परमानेंट, या इसको बोला जाता है प्लैनेटरी, परमानेंट एंड प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आएगा। और इसी सर्कुलेशन सिस्टम के शेप में आने से फिर आपका सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम इन्हीं के अंदर ही घूमता रहेगा और इनसे ही ड्रिवन होगा। और यही विंड्स आपके ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इन्हीं को बोला जाता है जियोस्ट्रॉफिक। सरफेस पे सरफेस विंड, इन्हीं के ऊपर चलने वाली विंड जो वेस्टर्ली दिशा में है, इनको बोला जाता है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जिसको हम विस्तार में बाद में पढ़ेंगे जब हम साइक्लोन्स कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एयर राइजिंग एयर है और ये कैसे ये सारा सिस्टम काम करेगा। ये देखिए, इक्वेटर पे एयर आई, बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग इट विल गो अप इन द एटमॉस्फेयर और धीरे धीरे ये सेटल डाउन होगी। अब हाइट देखो, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर के ऊपर तो 16 किलोमीटर का होता है, लेकिन पोल्स के ऊपर जो है वो 8 किलोमीटर का रह जाता है। तो ये जो ऊंचाई में डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग कन्वेक्शन करंट, कि जितना ऊंचा कन्वेक्शन करंट जाएगा उतना हम मान लेंगे ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई होगी। तो ये सीजन टू सीजन वेरी करता है। हिंदुस्तान में अब कन्वेक्शन करंट देखो, हिंदुस्तान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टाइम पे जब गर्मियां हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेडिएशन है, तो धीरे धीरे कन्वेक्शन करंट बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। क्योंकि कन्वेक्शन करंट बहुत ऊंचाई तक जाएंगे तो वहां पे आप ये समझिए कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट उस समय ऊंची हो जाएगी। लेकिन सर्दियों में जब विंटर्स आएगी वहां पे ऊंचाई घट जाएगी, क्योंकि वहां पे राइजिंग थर्मल कन्वेक्शन करंट अब नहीं रहे। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई है ये हर सीजन में बदलेगी और हर जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखाई देगी।
ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं या डोलरम वाले रीजन है इक्वेटर के आसपास, वहां पे ये जो ऊंचाई है वो तकरीबन 16 डिग्री रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सन इस डोलरम के आसपास ही रहता है। पोल्स जनरली बहुत दूर हैं और जहां पे टेंडेंसी एयर की ऑलरेडी सिंकिंग की है वहां पे हमेशा ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होती है। इसलिए एक चीज का विशेष ख्याल रखिए कि कभी भी सेल्स बनाते हैं तो सेल्स की ऊंचाई हमेशा इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए कि हेडलेस सेल की ऊंचाई सबसे ऊंची होगी, फेरल की उससे कम होगी, पोलर सेल की ऊंचाई उससे कम होगी। तो ये डेलिबरेटली किया जाता है, मैंने जैसा जीएस में भी आपको बताया था, इस तरह से सर्कुलेशन सिस्टम काम करेगा। देखिए कितनी खूबसूरती से एनिमेटेड वीडियोस के द्वारा, है ना, जीआईएफ इन वीडियोस को बोला जाता है। आप स्वयं भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस देखने का आदत डालिए, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ईजी मिलेगी। यही टेक्नोलॉजी का रोल भी है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी कैसे ऑनलाइन एजुकेशन जैसे हम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं, कि एक उसका है कि ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा चीज़ें एक्सेसिबल हैं। हमारे जैसे स्टूडेंट लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी बैठ के, चंबा कुल्लू में बैठ के भी तैयारी कर पा रहे हैं। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी है, कि इतनी महंगी कोचिंग इतने सस्ते दामों पे उपलब्ध है क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन है। ऑनलाइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग कभी भी हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से हम बहुत कम फी के ऊपर भी आपको पढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरी बात है ये इक्विटी लेकर आती है। इक्विटी किस प्रकार से समाज में अभी तक आप देखो ना, बहुत सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वही लोग तैयारी कर पाते थे। अब जैसे दिल्ली में बड़े इंस्टीट्यूट है, बाजीराम है और बाकी इंस्टीट्यूट है, जिनकी आईएएस की फीस इस टाइम पे अगर सीसेट और ऑप्शनल मिला दी जाए तकरीबन 3 लाख की फीस है। फिर रहने का एक्सपेंडिचर है, एक टोन डाउन नीचे के इंस्टीट्यूट मिला दो, उनकी फीस 2.25 लाख है। 3 नहीं होगी तो बस 25,000 का फर्क आएगा। सीसेट भी मिला लेते हैं, ऑप्शनल भी मिलाया है, जीएस भी मिलाया, तो केवल फी ही 2.5 से 3 लाख की रेंज में फीस है। तो इतनी महंगी फीस और बाहर रहना, आप समझिए जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास मींस जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग सिविल सर्वेंट भी हैं, उनकी सैलरी भी कितनी होती है, मैक्सिमम 1 लाख या 1.5 लाख। तो मींस पूरे साल में अगर गवर्नमेंट स्केल पे देखे जाए तो जो 14 से 15 लाख रुपया एक अच्छे जॉब वाला व्यक्ति कमाता है। जो मिडिल क्लास में भी दो हैं, ये मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। जो लोअर मिडिल क्लास है, जो अदर देन हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में नहीं है, उनकी एनुअल इनकम होती है 8 से 10 लाख रुपए। तो क्या 8 से 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को, या 14 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को दिल्ली में जाके या चंडीगढ़ के अंदर तैयारी करवा सकता है? और एक साल उसका रहने का एक्सपेंडिचर, पहले मैंने फी बताया, फिर रहने का एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्लूड कर दो तो 5 से 6 लाख की पर ईयर की फी पड़ती है। तो क्या इतना एक्सपेंडिचर कर सकता है? और एक बच्चे तो है नहीं, अपना हमारे घर के भी एक्सपेंडिचर, फिर बाहर जो बच्चा रह रहा है उसको भी सपोर्ट करना है। इसकी वजह से जो तैयारी करता है वो अपर लोअर भी नहीं कर पाता, अपर मिडिल क्लास या इलीट क्लास तैयारी करती है, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्यूरोक्रेसी के अंदर केवल इलीट लोग जाएंगे। आप देखिए ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों में आपको बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि कोई लोअर मिडिल क्लास या एवरेज इनकम ग्रुप का व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी के अंदर गया। आप सारे टॉपर्स को उठा के देख लीजिए चाहे, ठीक है, बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि तैयारी करना अपने आप में बहुत कॉस्टली अफेयर है। उसके बाद तैयारी कर लेना से फर्क नहीं पड़ता। क्या आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हो तो आप इस तैयारी को तेजी से कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति कंपीट करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि पहले वो मीडियम के साथ स्ट्रगल करेगा, फिर वो कॉन्सेप्ट के साथ स्ट्रगल करेगा, फिर वो आंसर राइटिंग के साथ स्ट्रगल करेगा। इस प्रोसेस में 5 साल निकल जाएंगे और उसकी बस हो जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल में जब उसने तैयारी शुरू करी थी, 5 साल के बाद कॉम्पिटिशन का लेवल चेंज हो चुका होगा, जनरेशन चेंज हो चुकी होगी, वो क्लियर ही नहीं कर पाएगा। इन सारे कारणों की वजह से एक एवरेज इनकम ग्रुप का व्यक्ति इस पेपर को क्लियर करने की क्षमता बहुत कम रखता है और प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आपकी कोचिंग बहुत महंगी थी। तो क्योंकि हमारी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल कोचिंग है, फी है, जिसकी वजह से अब एक एटलीस्ट लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति भी या गरीब व्यक्ति भी, लोअर मिडिल क्लास छोड़ दो, लेबर क्लास का व्यक्ति भी तैयारी कर सकता है। तो इसकी वजह से इक्विटी आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ब्यूरोक्रेसी में शायद वे लोग भी आएंगे जो अभी तक तैयारी करने का सोचते थे, कर नहीं पाते थे। दूसरी बात, अभी तक अगर आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज कम, है ना। अगर 18 सीट होती है तो 5 या 6 महिलाएं जाती हैं, 50% तो नहीं है ना, पॉपुलेशन में तो तकरीबन 50% है।
क्योंकि लड़कियों पे ना तो कोई इतना पैसा खर्च करता है, ना तो उनको शहर बदल के भेजा जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां भी ब्यूरोक्रेसी में, देखो ब्यूरोक्रेसी में गरीब एवरेज लोग भी कम होंगे, लड़कियां भी कम होंगी, तो ब्यूरोक्रेसी इज अ इलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये इक्विटी नहीं आई थी अभी तक, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से ये इक्विटी भी आए ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड होगी उतनी इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क आएगा, उतना शायद उनके अंदर वो कंपैशन और वो एम्पैथी आएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से ऑनलाइन, केवल मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो एक्सेसिबिलिटी आती है, इक्विटी आती है, अफोर्डेबिलिटी आती है, साथ ही साथ थर्ड फोर्थ है क्वालिटी। क्वालिटी कैसे? जो ये एनिमेटेड वीडियोस मैं आपको कभी भी फिजिकल क्लास में नहीं दिखा सकता, इस तरह से हमने कितने सारे तरीकों से देखा कि क्वालिटी ऑनलाइन में हम ज्यादा अच्छे डिलीवर कर पा रहे, टाइम इफेक्टिवनेस देखिए और एफिशिएंसी, टाइम ज्यादा दे पा रहे कि आपको जो पहले डिक्टेट किया जाता था क्लासेस में, जिसमें तकरीबन अगर ये जो सारे नोट्स हर पीडीएफ अगर मैं आपको डिक्टेट करने लगूँ तो 2 घंटे तो पीडीएफ डिक्टेशन में चले जाएंगे, तो वो डिक्टेशन वाले टाइम को हम रिड्यूस कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट नोट्स दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट डिलीवरी कर रहे हैं। आपने इन लेक्चर को 2-2 3-3 बार भी देख लिया है, उससे क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट सेट हो गया। अगर मैं फिजिकल क्लासरूम में एक बार पढ़ा के निकल जाता, आप चाहे जितने मर्जी आगे पीछे घूम लो, ठीक है, मैं एक और बार आपको समझा देता, 5 बार एक एक बच्चे को तो नहीं समझा सकता था ना, पॉसिबल ही नहीं था ह्यूमनली और टाइम वाइज मेरे लिए, उसकी वजह से आपकी लर्निंग रुक जाती है। तो ऑनलाइन चीजों को क्वालिटी ड्रिवन बनाता है, इसकी वजह से मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन एज अ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो ऑनलाइन एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला टाइम इज द टाइम ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि इन सारे पहलुओं पे काम किया जा रहा है। ऑलराइट, चलो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो जो विंड सर्कुलेशन सिस्टम है वो इस तरह से गवर्न होगा, क्योंकि हमारी प्रेशर बेल्ट्स बनी है, तो प्रेशर बेल्ट वाले अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उन लेक्चर को देख लीजिए, यहां मैं क्विक रिवीजन के थ्रू करवा। ऑलराइट, तो अब इस तरह से 3 सेल हमारे शेप में आ गए, जिन सेल को आपके समक्ष बनाया गया है हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। यही सेल पूरी अर्थ में जो हमने टॉपिक पढ़ा था लैटिट्यूडनल ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल, और यहीं से ही पूरी हीट ट्रांसफर हो रही है। ऑलराइट जी, अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू कि यहां पे हमारा डोल्डम रीजन बना, जहां पे एयर ऊपर की तरफ राइज करिए, यहां पे एयर सिंक हो रही है और इस तरह से पूरा सर्कुलेशन सिस्टम हमारा काम कर रहा है, और धरती पे ये हवाएं वापस इक्वेटर पे आ रही हैं और एक सेल की फॉर्मेट में एनर्जी को रेगुलेट कर रही हैं, और सारे जीवन चक्र, अर्थ के ऊपर जो जीवन चक्र हैं वो इसी द्वारा चल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लैटिट्यूडनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या पोलर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, इस तरह से ये सेल दिखते हैं। अब देखो हमने कल जब हमने नेक्स्ट, कल तो नहीं, एक क्लास छोड़ के नेक्स्ट क्लास में जब क्लाउड फॉर्मेशन करना है, तो आप देखोगे अलग अलग टाइप के क्लाउड अलग अलग लैटिट्यूड्स के ऊपर बनेंगे। तो वो क्यों बनेंगे? क्योंकि अलग अलग प्रकार के कन्वेक्शन करंट राइज हो रहे हैं और अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे राइज हो रहे हैं। तो नेचर ऑफ जो बादल है, नेचर ऑफ क्लाउड है, वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि मॉइस्चर डिफरेंट है, कंडेंसेशन का टेम्परेचर डिफरेंट है, कहीं पे बादलों के अंदर बर्फ होगी तो कहीं पे बादलों के अंदर केवल पानी होगा। ये सब कुछ वेरी करता है लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड के ऊपर। ऑलराइट जी, चलिए जी, ये लास्ट डायग्राम आज का, देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम है। हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, इस तरह से सेल को डिपिक्ट किया है। जेट स्ट्रीम एसी के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि कैसे आपकी जेट स्ट्रीम काम करती है। बहुत खूबसूरत है जेट स्ट्रीम, ऑल्दो आपके सिलेबस में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इसको डिटेल में कराऊंगा कि हम कोई चांस नहीं ले रहे कि अगर क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट वी हैव फ्यू वर्ड्स टू राइट, फ्यू क्वालिटी वर्ड्स टू राइट। ठीक है, तो मैं जेट स्ट्रीम को भी आपका कवर करके दूंगा। तो इस तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ऑलराइट, ये पीपीटी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इनके आप देख लीजिए। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना रीजनेबल है तो आप निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा आपको पिक्टोग्राफिक वे में चीज़ों को समझना आसान रहेगा। अदरवाइज नहीं भी निकलवाएंगे तो, क्योंकि आप ऑलरेडी इन डायग्राम्स को पहले भी अलग अलग स्वरूप में मेरे साथ देख चुके हैं, आपके समक्ष ये हैं वीडियो, तो वहां से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। मैंने क्विकली आपको चीज़ें बस रिवाइज करवाई हैं, आज कोई नया कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं किया। कल जो हम क्लास करेंगे जिसके अंदर हमने एयर मास एंड फ्रंट्स एंड टेम्परेट साइक्लोन को कवर करना है, फिर उसके बाद हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर करेंगे, टॉर्नेडोज कवर करेंगे, फिर हम इवोपरेशन वाले एरियाज में जाएंगे। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो आज जो हमने चीजें डिस्कस करी वो प्राइमरी, परमानेंट या प्लेनेटरी विंड्स के बारे में बात करी, जिसके अंदर हमने ट्रेड विंड्स एक एरिया था, वेस्टर्लीज एक एरिया है,
एंड पोलर ईस्टर्लीज। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास जीएस के भी लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं दोबारा से। सेकेंडरी सर्कुलेशन में जो हमने कल एरियाज करने हैं, एयर मासेस, ये क्यों अब मैं स्लो चला रहा हूँ, कि डायरेक्टली एयर मास क्यों नहीं पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके पास समिंदर सिंह से पढ़ने के लिए अभी 4 चैप्टर हैं मेरे आज के लेक्चर को ही कवर करने के लिए, तो आपको टाइम तो लगेगा। तो मैं आपको डाइजेस्ट करने का टाइम दे रहा हूँ। देखो, नॉलेज जो है वो, ज्ञान जो है ना, नॉलेज जो है वो डाइजेस्ट ज़्यादा करनी है। डाइजेस्ट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेक्चर तेजी से सुनोगे तो केवल लेक्चर सुनोगे, उनकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं रह जाएगी। तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, इंसोलेशन, हीट वेजर, टेम्परेचर और एयर प्रेशर, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे आज के लेक्चर के साथ। मल्टीपल टाइम्स आपने पढ़ा हुआ, तेजी से पढ़ने का प्रयास करना। ऑलराइट, कल के टॉपिक आप लिख लीजिए। एयर मास हमने पढ़ना है। एयर मास पढ़ोगे तो एयर मास के टकराने के कारण फ्रंट्स पढ़ना पड़ेगा। अब ये तब समझ आएगा जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, क्योंकि ट्रेड विंड्स है ना, सॉरी, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज के टकराने के कारण ही फ्रंट बनते हैं। तो फ्रंट तब समझ आएगा जब ये दोनों विंड सर्कुलेशन सिस्टम समझ आएंगे। एयर मास का सर्कुलेशन इन तीनों के साथ रिलेटेड है। फ्रंट समझ आएंगे तो आपको टेम्परेट साइक्लोन समझ आएंगे। अगर आपको ये तीनों समझ आ गए, अगर आपको ट्राई सेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर समझ आ गया, तो आपको जियोस्ट्रॉफिक विंड भी समझ आएगा। आपको जियोस्ट्रॉफिक विंड समझ आएगा तो आपको जेट स्ट्रीम भी समझ आएगा। आपको फ्रंट समझ आ गया, ये सारी चीजें समझ आ गई, तो उसके बाद आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी समझ आएंगे। अगर आपको साइक्लोन्स एज अ कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको एंटी साइक्लोन समझ आएगा। आपको एंटी साइक्लोन समझ आ गया तो आपको टेम्परेचर इन्वर्जन भी समझ आएगा, जो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी था, इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, तो हम ये कवर करेंगे। आपको टेम्परेचर इन्वर्जन समझ आ गया तो कल मैं जब आपको स्मॉग समझाऊंगा, आपको समझ आएगा कि वर्ल्ड के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे स्मॉग बनता है, हर जगह नहीं बनता है, तो स्मॉग भी समझ आएगा, आपको पोल्यूशन भी समझ आएगा। ऑलराइट, या आपको जो दिल्ली की जो प्रॉब्लम है, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, वो भी समझ आएगी। टर्शरी विंड सर्कुलेशन सिस्टम मैं आपको यहाँ जीएस में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं। लोकल विंड्स आप वो वहीं पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स के लिए लेवल का टॉपिक है, मेंस में नहीं दिया हुआ आपके, ना जीएस में ना ऑप्शनल में, तो ये टॉपिक हम टच नहीं करेंगे। ऑलराइट, एक बार फिर से देख लेते हैं सिलेबस को। तो हमने कल की क्लास में क्या करना है, सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम में कल की क्लास में जो एरियाज कवर होंगे, ये वाले दोनों एरियाज होंगे। सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम, एयर मासेस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी क्लासिफिकेशंस और कॉन्सेप्ट, सेम फ्रंट का कॉन्सेप्ट, सेम टेम्परेट साइक्लोन का कॉन्सेप्ट। समय रहा तो ट्रॉपिकल और थंडरस्टॉर्म कर लेंगे, समय रहा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। उसके बाद फिर हमने ये वाले सारे एरिया, फिर ये वाले एरिया, तो ऐसे हम 5 लेक्चर में सारा एरियाज को कवर कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।